Hello and welcome to Dronacharya IS YouTube channel. This is Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 26th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्ले ऑर्गेनाइज किया, बाबा साहेब द ग्रैंड म्यूजिकल. इसके अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पूरी जर्नी एंड बेसिकली जो उन्होंने स्ट्रगल्स फेस की थी एज ही वॉज बिलोंगिंग टू द महार कम्युनिटी विच वॉज कंसिडर्ड एज अनटचेबल, एंड उस दौरान जो स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए एंड उनका पॉलिटिकल करियर, इस सब को इस प्ले के अंदर शो किया गया. सो लेट्स गो थ्रू विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस. सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनको पॉपुलरली बाबा साहेब अम्बेडकर कहा जाता है एंड ही इज़ दी वन ऑफ मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ही इज़ वेरी वेल नोन पॉलिटिकल लीडर, philosopher, writer, economist, scholar, as well as a social reformer. इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया से अनटचेबिलिटी और जो सोशल इनइक्वालिटी है इसे ख़त्म करने में डेडिकेट कर दी. ही वॉज बॉर्न ऑन 14th April 1891 इन मध्य प्रदेश. इनका जन्म हिंदू महार कास्ट में हुआ एंड जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिवियर डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किया, एज जो महार कास्ट था इसे अनटचेबल कंसिडर किया जाता था बाय द सो कॉल्ड अपर क्लास. सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज बाबा साहेब अम्बेडकर काफ़ी ज़्यादा लीगली एक्सपर्टाइज थे एंड ही हैड नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, एंड जिसकी वजह से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में उनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है. हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो चेयरमैन रहे हैं एंड ही हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर की इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इफ वी नेम फ्यू, दे आर फंडामेंटल राइट्स, द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़. यहाँ पे भी जो हमारा आर्टिकल 32 है विच बेसिकली गारंटीज अस आर जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स मीनिंगफुल बनते हैं. एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहा फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही रेफर्ड इट एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट. तो फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. Along with this, he supported strong central government. He was afraid कि जो casteism है it is more powerful at the local and provincial levels, and जो government जो local और provincial level पे हो सकती है it might not be able to protect the interest of the lower caste under the pressure of the so-called upper caste. एंड कंपैरेटिवली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, इट इज़ लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय सच प्रेशर्स, एंड देयरफॉर ही बिलीव्ड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है इट कैन इंश्योर द प्रोटेक्शन टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट. अलॉन्ग विद दिस, बाबा साहेब फाल्के वॉज अफ्रेड अबाउट द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी. माइनॉरिटीज़ हमारी सोसाइटी में इज़ द मोस्ट वनरेबल ग्रुप एंड ही वॉज कंसर्न कि कहीं ऐसा ना हो कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़ भी रह जाएं. सो ही थॉट कि ये जो डेमोक्रेटिक रूल है ऑफ वन मैन वन वोट, ये अकेला सफिशेंट नहीं है. माइनॉरिटीज़ की शेयर पावर में रहे, इसे हमें और गारंटी करना पड़ेगा. एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दिस मेजोरिटेरियनिज्म, and for this he provided many safeguards in the constitution for the minorities. Indian constitution we all know is the lengthiest constitution in the world क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा administrative details include की गई हैं. एंड B.R. अम्बेडकर जी ने इसे डिफेंड भी किया. ये कहा कि वी हैव क्रिएटेड अ डेमोक्रेटिक पोलिटिकल स्ट्रक्चर इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी. तो अगर डिटेल्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में जो लीडर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ कर सकते हैं विदाउट टेक्निकली वायलेटिंग इट. ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ ना हो सके तो काफ़ी डिटेल में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, सेफ गार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं. सो दिस इवन शो कि ही वॉज अवेयर
कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ क्या आ सकती हैं इंडिया में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो, इसको लेकर भी सेफगार्ड्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किए। अलॉन्ग विद दिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोलारिटी का जो पर्सपेक्टिव है ये भी वो सामने लेकर आए। वेल, अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्स्टिट्यूशनल मोलारिटी इज़ बेसिकली अगर कोई डिफरेंट पीपल हैं, अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट है तो उनको किस तरह इफ़ेक्टिवली कोऑर्डिनेट किया जाए, किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन बनाई जाए, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोलारिटी। इट बेसिकली हेल्प टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड एज इंडिया इज़ अ सोसाइटी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स हमें देखने के लिए मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स, तो उसके लिए एक कॉमन मॉरल कंपास की ज़रूरत है। एंड बाबा साहब अम्बेडकर फेल्ट दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी दैट मॉरल कंपास, जिससे अगर कोई कन्फ्रंट्रेशन हो रही है कुछ ग्रुप्स के बीच में, सो वी कैन वर्क टूवर्ड्स द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन दोज। नाउ डेमोक्रेसी को लेकर अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यूज़ देखें तो ही हैड कंप्लीट फेथ इन डेमोक्रेसी। नाउ इसका ऑपोजिट है डिक्टेटरशिप। ऑल्दो डिक्टेटरशिप में बहुत ही क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, बट डिक्टेटरशिप इज़ नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ मोर सुपीरियर देन इट, क्योंकि इसके अंदर जो लिबर्टी है उसे एनहांस किया जाता है। एंड देयरफॉर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सपोर्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। And he also emphasized that democracy as a way of life. Basically, he said कि democracy सिर्फ और सिर्फ political sphere में नहीं होनी चाहिए. It should be present in the personal, social and economic sphere as well. We should make democracy our way of life. So, he basically believed कि democracy से हमारी जो society की social conditions हैं, इसमें drastic changes लेकर आया जा सकता है। अगर सोसाइटी में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की भी स्पिरिट का कोई वजूद नहीं रहता। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बेसिकली वी हैव वन मैन वन वोट, लेकिन द कंप्लीट एसेंस वुड बी मिसिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी आ सकती है जब हमारे पास एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो। सो जब तक हमारे इंडियन सोसाइटी में कास्ट हर्डल्स होंगे, सोसाइटी में डेमोक्रेसी अगर नहीं आ पाएगी तो रियल तौर पे डेमोक्रेसी ऑपरेट नहीं कर सकती। Therefore, he focused very much on the spirit of fraternity, equality, because Dr. B.R. Ambedkar considered those as a base of our democracy and to bring out social democracy. So, political democracy होनी चाहिए, social democracy होनी चाहिए। इसी के साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इकोनॉमिक डायमेंशन को भी टच किया। He was influenced by liberalism and parliamentary democracy, and he also found the limitations of it. As per him, जो parliamentary democracy है, it can ignore the social and economic inequality. It only focused on liberty. Whereas अगर हम true democracy की बात करें, so that need to bring both liberty and equality in all the perspectives, social, economical as well as political. So अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो the list is very long. He devoted his entire life to remove untouchability. उनका ये मानना था कि इंडिया का प्रोग्रेस तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमारी सोसाइटी से अनटचेबिलिटी का रिमूवल नहीं होता। ही बेसिकली मेंट कि पूरा का पूरा जो कास्ट सिस्टम है इसे अबॉलिश करना पड़ेगा सो दैट द इंडिया कुड प्रोग्रेस। एंड इसके लिए ही इवन स्टडीड हिंदू फिलोसफिकल ट्रेडिशंस एंड ही मेड अ क्रिटिकल असेसमेंट्स ऑफ देम एज वेल। He basically said कि जो untouchability है it is a kind of slavery of the entire Hindu society. वो कैसे? Untouchables basically they are enslaved by the caste Hindus, and caste Hindus they were under the slavery of the religious sculptures. तो basically ये जो untouchables हैं this is related to the slavery of entire Hindu society, and that's why he even gave his priority to the social reforms. ही बिलीव्ड कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज तभी रिजॉल्व हो पाएंगे जब तक हमारी सोसाइटी में सोशल जस्टिस अचीव नहीं होता। एंड इसमें जो सो कॉल्ड रूल था अपर कास्ट हिंदूज का एंड जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी ऑन द सो कॉल्ड लो कास्ट, इसका पूरे के पूरे तरीके से अबॉलिशन होना होगा। सोशल जस्टिस जब आएगा तभी कंट्री में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस आ पाएगा।
एंड जो इसका रिवर्स आइडिया था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर होगी तो इससे अपने आप सोशल जस्टिस आ जाएगा, इट इज़ इल फाउंडेड इन इंडिया, स्पेशली बिकॉज जो कास्टिज्म है इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल स्लेवरी ऑफ हिंदू। तो जब तक इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स नहीं आ पाएगा, जब तक कास्टिज्म नहीं जाता, तब तक हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो रियल टर्म्स में नहीं हो पाएगी। सोशल रिफॉर्म्स में इवन फैमिली रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया। फैमिली रिफॉर्म्स में जो ऐसे रिलेशंस थे लाइक द प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, इसको उन्होंने रिमूव किया। ही सपोर्टेड विमेन एम्पावरमेंट एज ही सपोर्टेड द विमेन्स राइट ऑफ प्रॉपर्टी, एंड ही इवन रिजॉल्व थ्रू हिंदू कोड बिल एज वेल। एंड हमारी सोसाइटी में जो कास्टिज्म है, ही सेड कि ये जो कास्ट सिस्टम है इसकी वजह से हिंदू सोसाइटी बहुत ही स्टैग्नेंट बन चुकी है। काफ़ी हर्डल्स इसने क्रिएट कर दिए हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी आउटसाइडर्स के साथ इंटीग्रेट नहीं करती। इवन इंटरनली भी अगर हम हिंदू सोसाइटी को देखें तो उसको भी हम एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट। एंड जो कास्ट सिस्टम है ये अलाउ नहीं करता लोअर कास्ट को कि वो प्रॉस्पर कर सके बिकॉज ऑफ देयर मॉरल डिग्रेडेशन, एंड देयरफॉर हिज बैटल फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इज अल्टीमेटली द बैटल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस। नाउ अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कॉन्ट्रीब्यूशंस में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करें तो 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा सेटअप किया था। It is basically Outcast Welfare Association, and it was basically devoted to spread education and culture among the downtrodden. And 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट लॉन्च किया था एट कलाराम टेम्पल नासिक। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है इन हिज स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखेंगे, 1932 में गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर जो कम्युनल अवार्ड था इसके खिलाफ गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे। गांधी जी वॉज फास्टिंग वाइल ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन द यरवाड़ा सेंट्रल जेल ऑफ पूना, जिसके बाद पूना पैक्ट होता है। गांधी जी अपना फास्ट एंड करते हैं एंड बाबा साहेब ही ड्रॉप्ड हिज डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। इंस्टेड ये कहा गया कि जो कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाए स्पेशली फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। 1936 में बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म करते हैं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही कॉल्ड अपॉन इंडियंस टू जॉइन द आर्मी इन लार्ज नंबर्स सो दैट वी कुड डिफीट नाजिज्म, एंड ही सेड दैट इट वॉज एन अनदर नेम फॉर फासिज्म। इसके अलावा 1956 में he embraced Buddhism along with many of his followers. Same year he completed his last writing which is Buddha and his Dharma. 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया एंड बेसिकली 14 अप्रैल 1990 से लेकर 1991 तक इस पूरे साल को ईयर ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे ऑब्जर्व किया गया था इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Along with this, Government of India under the Ministry of Social Justice and Empowerment, it has established Dr. Ambedkar Foundation. 1992 में इसे फॉर्म किया गया। It is formed as a registered society under the Societies Registration Act 1860. और डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना, and basically to further the ideology and messages of Baba Sahib and along the masses in India as well as abroad. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी याद रखिएगा। मूक नायक, इट वॉज वीकली, 1920 में आया था। जनता, इट वॉज ऑल्सो वीकली। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, 1936। अनटचेबल्स, 1948। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, 1956 and many others. Now untouchability को रिमूव करने के लिए बाबा साहेब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है and the methods that he adopted was basically to create self-respect among untouchables. जो inherent pollution, जो myth उनके माइंड में डाला गया है, उनके माइंड्स को इन्फ्लुएंस किया गया है, उसे रिमूव करना और अनटचेबल्स के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना।
इसके लिए सबसे बड़ा टूल है एजुकेशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए एजुकेशन, नॉलेज, ये एक लिबरेटिंग फोर्स है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ अनटचेबल्स वॉज दैट दे वर डिनाइड फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन। उनको एजुकेशन अलाउड नहीं थी। He even criticized Britishers for not doing, good enough for the education of the lower caste. And he even insisted on the secular education ताकि जो लिबर्टी, इक्वालिटी की जो वैल्यूज़ हैं ये हर एक स्टूडेंट के अंदर आ सके। देन नेक्स्ट टूल इज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ही वॉन्टेड कि जो अनटचेबल्स हैं वो अपने आप को फ्री कर सकें, जो भी ये विलेज कम्युनिटी हैं, जो भी ट्रेडिशनल जॉब्स उनको दी गई हैं, ये उससे बाहर निकल सकें। He wanted कि उन्हें न्यू स्किल्स मिले so that they can move and they can start their new profession. They should move to cities, they should take advantage of industrialization. And he even described कि जो villages हैं they are the sink of localism. यहाँ पे ignorance, narrow mindedness और communism ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है. So he actually wanted कि untouchables, so called untouchables आएँ, participate करें और इकोनॉमिक प्रोग्रेस से इस चीज़ को इरेडिकेट किया जा सके। सो एजुकेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बाद पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वांटेड कि जो अनटचेबल्स हैं वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करें एंड पॉलिटिकल पावर के साथ अनटचेबल्स, सो कॉल्ड अनटचेबल्स, दे विल बी एबल टू प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, and even introduce new policies. Then comes conversion. So he realized that Hinduism is not able to mend its ways. Therefore, Dr. B.R. Ambedkar adopted Buddhism and he asked his followers to do same. उनके लिए बुद्धिज़्म ह्यूमनिज्म के ऊपर बेस्ड था. He believed that Buddhism is, believing in the spirit of equality and fraternity. And जिसे लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, I am reborn, rejecting the religion of my birth. He said that I discard the religion which discriminates between a man and a man, which treats me as inferior. So Dr. B.R. Ambedkar, he basically adopted Buddhism. So at social level, education, material level की बात करें, new livelihood, political level पे political organization, spiritual level पे self assertion, conversion, इन सब से उन्होंने अनटचेबिलिटी को हमारी सोसाइटी से रिमूव किया. नाउ इतनी डिटेल में आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई फील दैट डॉक्टर अम्बेडकर इज़ रेलिवेंस इन ऑल द टाइम्स. प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, इंडिया में आज भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी प्रेजेंट है. ऑल्दो दलित्स दे हैव एक्वायर्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वी हैव द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, they can form their own political parties, but political identity होने के बावजूद social dimensions में अभी भी they are lacking behind. In the parameters of health and education, economic dimensions, ये एक ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वो आज भी lag out कर रहे हैं. And we are also seeing कि presently there is a rise of communal polarization and communalization of our politics as well. So it becomes very necessary कि जो अम्बेडकर का विजन था, the vision of constitutional morality, इसे दोबारा लेकर आना चाहिए. जो भी रिलीजियस मोरालिटीज़ हैं उसको सुपरसीड करना चाहिए by using constitutional morality, so that हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे किसी भी तरह का कोई परमानेंट डैमेज ना हो सके. We need to resolve this ongoing things with constitutional morality. So basically, Dr. B.R. Ambedkar, he is a unique example of success. उस टाइम पे जहाँ पे most adverse situations थी, उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना बड़ा चेंज लेकर आए. आज भी इंडिया सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करता है, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, सेपरेटिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी. सो वी नीड टू फाइंड दैट बी आर अम्बेडकर स्पिरिट विद इन अस, ताकि हम अपने आप को, हमारी सोसाइटी को इन चैलेंजेस से खींच सकें. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हिजाब इशू से रिलेटेड है. सो 9 मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स ने कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर ये प्ली फाइल की है. दे आर स्टडिंग इन टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड दे हैव क्वेश्चनड द डिनायल ऑफ द परमिशन टू वेयर हिजाब्स, द हेड स्कार्फ्स इन देयर क्लासरूम्स.
एंड ऑन दैट मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट है उसे रिजर्व किया है। सो यहाँ से हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वी नीड टू नो कि रिलीजियस फ्रीडम किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया गया है। सो द पावरफुल आर्टिकल कम्स हियर विच इज़ आर्टिकल 25। It guarantees the freedom of conscience, the right to freely profess, practice and propagate a religion. It basically guarantees a negative liberty. मतलब इससे स्टेट को ये कहा गया है दैट स्टेट शैल इंश्योर कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस या ऑब्स्टिकल ना आए फॉर एन इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज देयर ओन रिलीजन। हाउएवर हर एक फंडामेंटल राइट की तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर भी स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। बट आर्टिकल 25 के इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये हमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है। इट इज़ द इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएशन इन वट एवर वे ही और शी डिज़ायर्स। देन वी ऑल्सो हैव राइट टू प्रोफेस। जो भी हमारा रिलीजियस बिलीव है, फेथ है, उसे हम ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं। वी हैव राइट टू प्रैक्टिस। हमारे रिलीजियस वर्कशिप्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज, बिलीव्स, आइडियाज़, इनकी एग्जिबिशन, इन सब को परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करने का हमारा हक है। देन वी ऑल्सो हैव राइट टू प्रोपगेट। जो भी हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं वी कैन प्रोपगेट इट, वी कैन ट्रांसमिट इट, हम इसे डिसेमिनेशन कर सकते हैं टू द अदर पीपल। सो जो भी हमारे रिलीजन के जो टेनेट्स हैं वी कैन प्रोपगेट दोज। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल बिटकॉइन डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है। वेल, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है दैट दे नीड टू क्लैरिफाई ऑन द इशू ऑफ लीगैलिटी ऑफ द डिजिटल करेंसी बिटकॉइन। वेल, डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें तो हमारा जो रीसेंट बजट 2022 एंड 23 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि RBI इज़ गोइंग टू इशू द डिजिटल करेंसी बाय द नेक्स्ट ईयर। सो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल डिसीजन एंड इस डिजिटल मनी को कहा जाएगा CBDC विच इज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नाउ व्हाट इज़ अ डिजिटल रुपी? लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इशू द डिजिटल करेंसी एंड इसे डिजिटल रुपी कहा जाएगा। सो CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इट विल यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसे एज अ डिजिटल टोकन के जैसे ही आएगा एंड इट विल रिप्रेजेंट द वर्चुअल फॉर्म ऑफ आवर फिएट करेंसी। किसी भी कंट्री का जो फिएट करेंसी होती है उसको वर्चुअल फॉर्म में, डिजिटल टोकन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल करेंसी। एंड इंडिया की बात करें तो डिजिटल रुपी। It will allow us to transfer the purchasing power from deposit accounts into the smartphone wallets. ऑनलाइन टोकन्स की फॉर्म में किया जाएगा, जस्ट लाइक जिसकी लायबिलिटी कैश में होती है RBI की, सेम लायबिलिटीज़ डिजिटल रुपी के केस में भी होगी। इट इज़ जस्ट लाइक बैंक नोट्स, बस माइनस कर दीजिए ATMs, आपको ATMs में जाने की ज़रूरत नहीं है। दे विल बी लाइक अ वर्चुअल फॉर्म, अ डिजिटल टोकन ऑफ आवर फिएट करेंसी। आगे बढ़ते हैं। सो वी आर सीइंग कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया हैज़ इन्वेडेड यूक्रेन एंड इसे लेकर इवन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि रशिया यूक्रेन के अंदर होने वाले डेवलपमेंट्स ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द एंटायर वर्ल्ड। कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इवन इंक्लूडिंग इंडिया। एंड आज के टाइम पे जब जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुकी हैं, तो ऐसे केस में कोई भी कंट्री अपनी रिकवरी प्लान नहीं कर सकता बिकॉज जो वैल्यू चेन्स हैं दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे थ्रेट्स हैं। जिस तरह ये जो डिस्टर्बेंसेस जो आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ रशिया यूक्रेन इन्वेजन इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर एवरीवन इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द रिकवरी ऑफ ऑल द कंट्रीज़। एंड शी सेड कि जितना जल्दी हो सके हर एक एरिया में जो पीस है वो रिटर्न होनी चाहिए, तभी वर्ल्ड वाइड इट्स इम्पॉर्टेंट। सो ऑन गोइंग इन्वेजन की वजह से इंडिया का भी जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है, जो यूक्रेन जो आसपास के कंट्रीज़ में होता है, वो काफ़ी ज़्यादा जेपरडाइज हो चुका है।
अगर हम इस फिस्कल की बात करें तो इंडिया ने अभी तक 6,604 मेट्रिक टन्स ग्रीन बीन्स की इंस्टेंट एंड रोस्टेड ग्राउंड कॉफ़ी की ऑलरेडी यूक्रेन को भेजी है एंड 23,519 मेट्रिक टन्स भेज चुके हैं टू रशिया। जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स होते हैं यूक्रेन को, इनफैक्ट जो हमारा 2018 से 19 की अगर हम बात करें, उस टाइम पे इट वाज एट पीक, इट वाज अराउंड 7,327 मेट्रिक टन्स एंड आफ्टर दैट इट हैज़ रिड्यूस्ड। सो इंडिया से जो कॉफ़ी इंपोर्ट होती है, ये रशिया एंड यूक्रेन, दे आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़। रशिया की अगर हम बात करें तो करंटली 75% शेयर जाता है एंड यूक्रेन को सिर्फ 20% शेयर जाता है। तो ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट इंडियाज कॉफ़ी एक्सपोर्ट टू यूक्रेन एंड द नेबरिंग कंट्रीज़। आगे बढ़ते हैं। रशिया यूक्रेन एग्रेशन का इम्पैक्ट इवन कोल सप्लाई के ऊपर पड़ रहा है। इसकी वजह से ग्लोबली जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टेंडेंसी है टू इम्पोर्ट दी कोल फ्रॉम आउटसाइड फॉर अ पावर प्लांट्स, ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी एंड दिस विल हैम्पर द सप्लाई ऑफ फ्यूल टू आवर पावर प्लांट्स एंड जो पावर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब के ऊपर इसका असर हो सकता है। तो बेसिकली ये जो एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, इसकी वजह से वे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स दे आर प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट कि डोमेस्टिक कोल उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो डिमांड है इंडिया के अंदर उसे हम पूरा कर सकें, इवन फॉर द नॉन पावर सेक्टर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।